दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 6 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 7वें अध्याय इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। पाठक भूले न होंगे कि मुफतलाल ने डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए आवेदन किया था। राज्य में शासकीय नौकरियों के लिए भर्ती 2 स्थितियों में होती है। तब जब पद खाली हो और उन्हें भरने के लिए उम्मीदवारों की जरूरत हो, और तब जब विशेष उम्मीदवार खाली हों और उन्हें भरने के लिए पदों की आवश्यकता हो। शासकीय सेवा संहिता के अनुच्छेद 2 की धारा 11 उपधारा 3 में विशेष उम्मीदवार की परिभाषा यह दी गई थी: ऐसा पदेक्षु नागरिक जिसकी योग्यता अविशेष हो पर संबंध विशेष हो, अर्थात राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति का वह कृपा पात्र हो जो स्वयं शासक हो या जिसका शासनकर्ताओं पर प्रभाव हो। जब पदों को आदमियों या आदमियों को पदों की आवश्यकता होती, तब सरकार आवश्यकता है शीर्षक के अंतर्गत आवेदन पत्र मांगने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराती। राज्य के अखबार केवल इस विज्ञप्ति के कारण ही खरीदे जाते थे। जिस अखबार में यह शीर्षक नहीं दिखता उसे कोई नहीं खरीदता था। बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ अखबार धोया भी करते थे। एक अखबार ऊपर बड़े अक्षरों में छापता आवश्यकता है, और जब लोग इस शीर्षक से आकर्षित होकर अखबार खरीद लेते, तब नीचे यह लिखा हुआ मिलता: नदी को पर्वत की, वृक्ष को भूमि की, गाय को घास की, बच्चे को माँ की, नंगे को कपड़े की, अंधे को आँख की, कुत्ते को पट्टे की, बैल को सींग की, माली को नौकरी की, भगवान को भक्त की, गधे को चंदन की, बंदर को आभूषण की आवश्यकता किसे नहीं है, अर्थात सबको है। यह धांधली देखकर दूसरे अखबार ने चेतावनी छापी: नक्कालों से सावधान। हमारे पत्र की बिक्री देखकर कुछ पत्र आवश्यकता है शीर्षक देकर निरर्थक बातें छापकर भोली भाली जनता को धोखा देते हैं। इन विज्ञप्तियों में नौकरी के लिए आवेदन करने की सूचना नहीं रहती। हम जनता को चेतावनी देते हैं कि असली विज्ञप्ति देखकर और पूरा मजमून पढ़कर ही अखबार खरीदें। नक्कालों से सावधान रहें। एक एक पद के लिए कई हजार आवेदन पत्र आते। इन्हें छांटने में 2-3 साल लग जाते। इसके बाद उम्मीदवारों की परीक्षा और इंटरव्यू होता। नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को हर 3 महीने में सूचित करना पड़ता था कि मैं अभी जीवित हूँ। जो सूचना नहीं देता उसे मरा मानकर उसका नाम काट दिया जाता था। इससे चुनाव में सुविधा होती थी। 2 वर्ष बाद मुफतलाल को शासकीय सेवा विभाग के कार्यालय से सचिव के एक पत्र को नकल संचालक सेवा विभाग के मार्फत मिली। उस समय विभाग के सचिव श्रीमान अस्पष्ट जी थे। पत्र की नकल नीचे दी जा रही है: कार्यालय शासकीय सेवा, प्रति श्री मुफतलाल बीए, संदर्भ डिप्टी कलेक्टरी के लिए आपका आवेदन पत्र। आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र यथासमय इस कार्यालय में प्राप्त हो गया। शासकीय सेवा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार आप 1 माह के भीतर इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित यह सूचित करें कि आप किसके आदमी हैं तथा वे किस श्रेणी में हैं। सही स्पष्ट, सचिव। मुफतलाल ने 1 सप्ताह के भीतर ही कार्यालय को सूचित कर दिया। उसके पत्र की नकल नीचे दी जा रही है: सेवा में श्रीमान अस्पष्ट साहब, सचिव शासकीय सेवा विभाग। महाशय, मुझे सूचित करते गर्व होता है कि मैं कुंवर अस्तभान का आदमी हूँ।
मैं उनके परिवार के सदस्य जैसा हूँ। अपने संबंध के प्रमाण हेतु मैं एक फोटो ग्रुप की नकल भेज रहा हूँ जिनमें मैं उनके साथ खड़ा हूँ। विनम्र मुफतलाल। स्पष्ट है कि हर उम्मीदवार किसी बड़े का आदमी होने की कोशिश करता था। इन बड़ों की 3 श्रेणियां होती थी। राज परिवार के सदस्य, मंत्री और उपमंत्री क श्रेणी में आते थे। विधानमंडल के सदस्य और विभागीय सचिव ख श्रेणी में होते थे और इन्हें प्रभावित कर सकने वाले ग श्रेणी में। यह श्रेणी विभाजन पद के अनुसार ही नहीं, प्रभाव के अनुसार भी होता था। मुख्य अमात्य का निजी डॉक्टर ससम्मान अ श्रेणी में रखा गया था। उसके प्रभाव का कारण स्पष्ट है। कार्यालय में सूचनाएं आ जाने पर बड़े आदमी की श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों का वर्गीकरण हो जाता। इसके बाद एक फर्म की उपायदेयता स्पष्ट करने के लिए मुफ्तलाल से संबंधित जानकारी सामने के पृष्ठ पर दी जाती है। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और चुनाव के लिए 5 अफसरों का एक आयोग बैठता था। आयोग के सदस्यों के पास फार्म ख पहले ही भेज दिया जाता था और वे 2 प्रकार के प्रश्न तैयार कर लेते थे। जिसे लेना है उसके लिए एक प्रकार के प्रश्न और जिसे नहीं लेना उसके लिए दूसरे प्रकार के। शासकीय सेवा विभाग फार्म ख, नाम मुफ्तलाल, योग्यता BA, उम्र 28 वर्ष, किसका आदमी? कुंवर अस्तभान का, श्रेणी क, संबंध मित्र, भेंट आदि का विवरण कुछ नहीं, लेना या नहीं लेना, लेना विशेष। जैसा कि फार्म ख से स्पष्ट होगा, जो किसी का आदमी नहीं होता था उसकी नियुक्ति की कोई संभावना नहीं होती थी। ऐसों को इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता था। इनमें जो असाधारण योग्यता वाला होता उसे न्याय के प्रदर्शन हेतु इंटरव्यू के लिए बुला तो लिया जाता, पर वहां वह अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता था। उस युवक ने पूछा, और आप किसके आदमी हैं? मुफ्तलाल ने गर्व से उत्तर दिया, कुंवर अस्तभान का। और आपकी योग्यता? और योग्यता किसे कहते हैं? मुफ्तलाल ने तुनक कर जवाब दिया। युवक मुस्कुराया। मुफ्तलाल को पहली बार बुरा लगा। उसे लगा जैसे उसका फर्स्ट क्लास मेरे थर्ड क्लास के पीछे हंसी उड़ाता, आवाजें कसता भाग रहा है। उसने जहरीली आवाज में कहा, डिप्टी कलेक्टर मैं ही बनूंगा, तुम नहीं बन सकते। कभी तुम भूखे मरने लगो और अपनी प्रतिभा को खा न सको तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने दफ्तर में क्लर्क बना लूंगा। युवक कुछ जवाब देना चाहता था। किसी समय उसका नाम पुकारा गया और वह रुमाल मुंह पर फेर कर भीतर चला गया। भीतर 5 सयाने बैठे थे। वे उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और योग्य उम्मीदवारों का चयन करते थे। एक सयाने ने उस युवक से नाम पूछा। नाम सुनकर उन सब ने फार्म ख देखा। उसमें लिखा था, आदमी किसी का आदमी नहीं। सयाने उनसे प्रश्न पूछने लगे। एक ने पूछा, वेदांत की माया और सांख्य की प्रकृति में क्या भेद है? उम्मीदवार ने दर्शन का इतना अध्ययन नहीं किया था। वह नहीं जानता था कि डिप्टी कलेक्टर के लिए दार्शनिक की आवश्यकता है। फिर भी वह सोचकर उत्तर देने का प्रयत्न करने लगा। सयानों के मुखिया ने मुंह बनाकर कहा, कितनी देर लगाते हो? डल, वेरी डल। दूसरे सयाने ने प्रश्न किया, कांट ने विशुद्ध तर्क की क्या प्रवृत्ति प्रतिपादित की है? उम्मीदवार फिर चकरा गया। उसने दर्शन नहीं पढ़ा था। वह मुंह देखने लगा। उसे पसीना आने लगा। 3 साल भी और 10 साल भी। किसी किसी को तो रिटायर होने की उम्र में नियुक्ति पत्र मिलता है, पर तुम कुंवर साहब के आदमी हो, इसलिए तुम्हारी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मुफ्तलाल ने सयानों को प्रणाम किया और बाहर आ गया। विलास मंत्री ने आज तक अपने राजा की इच्छा पूरी करने में देर नहीं की थी। वह तुरंत विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा राखड़ सिंह के दरबार में पहुंचा। उसने 2 थाल हीरे जवाहरात राखड़ सिंह के सामने रखकर कहा, महाराज, हमारे राजा साहब ने आपके श्री चरणों में तुच्छ भेंट सादर समर्पित की है। राखड़ सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं बहुत प्रसन्न हुआ। राजा निर्बल सिंह अब दूसरे लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसी हालत में भी यह भेंट ईश्वर अर्पण न करके मुझे अर्पित की है, तो इसमें अवश्य उनका कोई महान प्रयोजन होना चाहिए। विलास मंत्री ने निवेदन किया, महाराज का अनुमान सत्य है। हमारे महाराज मृत्यु के पहले एक बार और विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने राजकुमारी नागफनी के रूप और गुण की प्रशंसा सुनी है और आपकी सेवा में मुझे संबंध निश्चित करने के लिए भेजा है। यह सुनकर राजा राखड़ सिंह विचार में पड़ गए। विचार करने का उन्हें कभी अभ्यास नहीं था, इसलिए विचार की पीड़ा उनके मस्तक पर स्पष्ट उभर आई। उन्होंने कहा, मंत्री, यह मेरा सौभाग्य है कि राजा निर्बल सिंह जैसे यशस्वी राजा मेरे दामाद बनना चाहते हैं, पर वे तो मृत्यु शैया पर हैं। संभव है तो मेरी स्वीकृति लेकर जब पहुंचो तब उनकी अर्थी बदती हो। ऐसी स्थिति में वे विवाह क्यों करना चाहते हैं? विलास मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे राजा इस लोक के सुख के लिए नहीं, उस लोक के सुख के लिए विवाह करना चाहते हैं। वे ज्ञानी हैं, जानते हैं कि यदि उनकी अर्थी पर तरुण पत्नी की चूड़ियां नहीं फूटी तो उस लोक में उन्हें सुख नहीं मिलेगा। राजा राखड़ सिंह ने कहा, मंत्री, उनका विचार नीति संयत है, परंतु मैं यदि अपनी लड़की देकर उनका परलोक सुधारने में सहायता करूंगा तो मेरे और मेरी लड़की के इहलोक का ध्यान भी तो उन्हें रखना चाहिए। विलास मंत्री अनुभवी था, वह इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने कहा, सो सब हमारे राजा साहब के ध्यान में है। इस विवाह में उनका एक उद्देश्य और है। उनके पुत्रों में राजगद्दी के लिए कठिन स्पर्धा है। वे नहीं तय कर पा रहे हैं किसे राजगद्दी दें। यदि राजकुमारी नागफनी से उनका विवाह हो गया तो वे यह कहकर इस समस्या को टाल देंगे कि मैंने वचन दिया है कि नवीन रानी का पुत्र राजगद्दी प्राप्त करेगा। यह तो निश्चय ही है कि नवीन पत्नी से पुत्र प्राप्त करने के पहले ही वे स्वर्ग सिधार जाएंगे। उनके बाद नागफनी देवी राज करेंगी। ऐसा तो होता आया है। महाराज शांतनु ने सत्यवती को यही वचन तो दिया था। जब राजा वृद्धावस्था में नया विवाह करता है तो उनके पुत्र समझ जाते हैं कि नई रानी के पुत्र को गद्दी मिलेगी। राखड़ सिंह को प्रस्ताव पसंद आया, पर वे भविष्य में दूर तक विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा, यह तो दूर की बात हुई, पास की बात कहो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि राजा निर्बल सिंह की सदगति के लिए मैं कितना बड़ा बलिदान कर रहा हूं। विलास मंत्री ने पुनः नमन करके कहा, महाराज, उसका भी विचार किया है। आप ऐसा समझें कि आप पुत्र का विवाह कर रहे हैं, पुत्री का नहीं। हमारे महाराज बिस्तर से नहीं उठ सकते, इसलिए बारात लेकर आपको आना पड़ेगा। इससे आप एक नई परंपरा को जन्म देंगे और भविष्य में विवाह लोलुप वृद्ध आपको आशीर्वाद देंगे। आप नहीं जानते वृद्धों को बारात लेकर जाने में कितनी तकलीफ होती है। यदि यह नई परंपरा आरंभ हो गई तो अर्थी उठते उठते भी बूढ़ों का विवाह हो सकेगा। आप जब बारात लेकर आएंगे तो दहेज वगैरह राजा साहब की ओर से आपको मिलेगा और राजा साहब मुंह मांगा देंगे। राजा राखड़ सिंह को इस व्यवस्था से संतोष हुआ, पर वे चतुर। उन्होंने कहा, मैं 4-5 दिनों में अपना निर्णय बतलाऊंगा। विलास मंत्री का हृदय बैठने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, वहां तो घड़ी घट रही है, न जाने 4 दिनों में क्या हो जाए। राजा राखड़ सिंह हंसे, कहने लगे, तुम निश्चिंत रहो, वे अभी मरेंगे नहीं। 1 आध महीने उनका मन विवाह में अटका रह सकता है। मैं निर्बल सिंह को जानता हूं। तुम जाओ और मेरे संदेश की प्रतीक्षा करो। विलास मंत्री प्रणाम करके चला गया। इधर जब नागफनी को यह बात मालूम हुई तो वह रोने लगी। रोती रोती वो अपने पिताजी के पास आई और बोली, पिताजी, आप मुझे कुएं में क्यों नहीं डाल देते? वहीं कर रहा हूं। असावधानी में उनके मुंह से निकल गया। संभल कर कहा, तुझे शर्म नहीं आती? बाप के सामने मुंह खोलती है। पर मैं चुप भी कैसे रहूं? अब मेरा जीवन नष्ट करने पर तुले हैं।
सुन, लड़की का जीवन अपना नहीं होता। विवाह के पहले बाप के अधिकार में होता है और विवाह के बाद पति के, वे उसे नष्ट कर सकते हैं। और मैं तो तेरे भले की सोच रहा हूं। इसमें मेरा क्या भला है? वे इतने वृद्ध हैं। पुरुष कभी वृद्ध नहीं होता। निर्बल सिंह अभी कुल 100 साल के तो हुए ही हैं। और फिर तेरे सामने महान परंपरा है। पति जैसा हो, पत्नी को भी वैसी हो जाना चाहिए। धृतराष्ट्र अंधे थे तो गंधारी जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रही। नागफनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर राजा राखड़ सिंह तुरंत बोल उठे, बेटी, तेरा भाग्य खुल रहा है। निर्बल सिंह की यह अंतिम शादी होगी और अस्तभान की पहली। निर्बल सिंह के यहाँ सबसे ऊंची प्रतिष्ठा तेरी होगी। पर अस्तभान तो अभी और भी विवाह करेगा और तेरी प्रतिष्ठा घटती जाएगी। इसलिए अस्तभान का ख्याल छोड़कर निर्बल सिंह से शादी कर ले। नागफनी ने पुनः विरोध किया। तब राखड़ सिंह ने क्रोध से कहा, अब मैं तेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे मारकर तेरी लाश से शादी कर दूंगा। जा, दूर हो जा मेरे सामने से। नागफनी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद करेला मुखी आई। नागफनी ने उसे सब बातें बताई और कहा, चौथे दिन मेरी शादी हो जाएगी और 5वें दिन मैं विधवा हो जाऊंगी। दोनों सखियां बड़ी देर तक गले लगकर रोती रहीं। करेला मुखी ने पहले आंसू पोंछे। सहसा उसके मुख पर दृढ़ता आ गई। उसमें अद्भुत तेज का उदय हुआ और उसने कहा, राजकुमारी, तुम घबराओ मत। यह अन्याय मेरे प्राण रहते नहीं हो सकेगा। तुम्हारा प्रेमी भी क्षत्रिय है, कितना भी पतला हो, पर है तो उसकी नसों में भी उन्हीं प्राचीन वीरों का रक्त। तुम तो वीरों का इतिहास जानती हो। जब किसी राजकुल की कन्या पर ऐसा संकट आया है, उसके प्रेमी को अंतिम संदेशा भेजा गया है और प्रेमी आकर उसे ले गया है। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान इसी प्रकार ले गए थे। तुम कुंवर अस्तभान को अंतिम संदेशा भेजो। नागफनी ने पूछा, संदेशा ले कौन जाएगा? मैं ले जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, करेला मुखी ने कहा। दोनों ने मिलकर संदेशे का मसौदा तैयार किया और दोपहर को जब पहरेदार अफीम खाकर ऊँघ रहे थे, करेला मुखी महल के बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने एक मोटर किराए पर ली और शाम होते होते अस्तभान के महल पहुंच गई। अस्तभान और मुफतलाल ने उसे देखा तो अचरज में आ गए। उन्हें आशंका ने घेर लिया, कुछ अनर्थ हो गया है। करेला मुखी ने जाते ही कहा, मेरे पास बहुत समय नहीं है, राजकुमारी का संदेश देने में आई हूं। उन्होंने कहलाया है, आज से चौथे दिन मेरा विवाह राजा निर्बल सिंह से कर दिया जाएगा। अगर आपकी भुजाओं में बल है तो मुझे यहां से निकाल लिए जाए। अस्तभान सन्नाटे में आ गया। उससे पहले तो कुछ बोलते नहीं बना, फिर घबराता हुआ बोला, तुम बैठो, मुझे विस्तार से सब बातें तो बताओ। करेला मुखी ने कहा, इसमें विस्तार कुछ है ही नहीं, कुल इतनी सी बात है। आपकी भुजाओं में बल हो तो अपनी चहेती को प्राप्त करे। इतना कहकर वह चली गई। कीमत पर दोनों को हथियार बेचने लगे। पिताजी चाहते थे कि दोनों में युद्ध हो जाए, पर एक दिन सुना कि दोनों ने संधि कर ली। यह सुनकर पिताजी के हृदय को बड़ा आघात लगा। 2-3 दिन तक वे किसी से नहीं बोले। अब हमारे हथियार कौन खरीदेगा? चौथे दिन उन्होंने हमारी सेना से 100 सैनिक निर्बल सिंह के सैनिकों के रूप में राखड़ सिंह के राज्य में भेज दी। उन्होंने सीमा पर लड़ाई शुरू कर दी। परिणाम जो चाहा वही हुआ। दोनों राज्यों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और हमारे सब हथियार बिक गए। मुफतलाल का सिर चकराने लगा। उसने कहा, कुमार, मुझे इन रहस्यों से कोई मतलब नहीं। मैं तो आपका सेवक हूं। मैं तो चाहता हूं कि आपका विवाह देवी नागफनी से हो जाए तो मैं अपनी नौकरी पर जाऊं। राजा निर्बल सिंह के बीच में आ जाने से परिस्थिति बिगड़ गई है। अश्वभान, जो अपने कुल की युद्ध परंपरा के वर्णन में खो गया था, अब फिर चिंता में पड़ गया। बोला, मित्र,
तू ही कुछ कर, मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती। किसी तरह नागफनी को यहाँ लाना होगा। मुफतलाल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, कुमार, नगर के पास एक आश्रम में बड़े पहुंचे हुए महात्मा जोगी प्रपंचगिरी रहते हैं। वे बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। वे देवी नागफनी को प्राप्त करने की तरकीब बताएंगे। अस्तभान के चेहरे पर आशा चमक उठी। बोला, मित्र, तू एकदम जा, देर मत कर, मेरी सांस अटकी है। मुफतलाल उठकर चला गया। इधर अस्तभान ने अपनी भुजाओं को फिर खोलकर देखा और अर्धमूर्छित हो बिस्तर पर लेट गया। बड़बड़ाता जाता था, अगर आपकी भुजाओं में बल हो तो। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के 7वें अध्याय इंटरव्यू मुफतलाल का और होना डिप्टी कलेक्टर का वाचन मेरे अर्थात नासुरांजलि के स्वर में। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के अगले भाग आना जोगी प्रपंचगिरी का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।